क्या होता है लैंग्वेज में ना मात्राओं की गलती या फिर इंग्लिश है तो उसमें स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा होते हैं। जी। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, इन सब के पीछे ना लोग ना भर भर के बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उतने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सी बुक आती है वासुदेव नंदन की। जी। आपका हिंदी का मेंस का ना मैक्सिमम टॉपिक उसमें से कवर हो जाता है। पैसेज आप आराम से बना सकते हो, कंजक्शन प्रीपोजिशन आराम से बनते हैं। जी। तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आपको टॉपिक सिलेक्ट करके पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें आप आराम से 25 मार्क्स तो ऐसे ही कवर कर सकते हो। इसमें समय का भी ध्यान रखना, जैसे 4 ऐसे लिखना है तो आपके पास एवरेज 45 मिनट रहता है। पहला ऐसे क्या है लिखना, जिस समय चालू करते हैं स्पीड थोड़ी कम रहती है तो हो सकता है 50 मिनट 55 मिनट ले ले, लेकिन आपको आगे अपना स्पीड बढ़ा के उसको कवर करना है। आपको चारों ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। कई लोग रहते हैं जो शुरू के 2 ऐसे 3 ऐसे बहुत सजा सजा के लिखते हैं, चौथा ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठ जाना है। मैथ्स में 2 टॉपिक है, एक वर्क टाइम वाला और एक नदी नाम वाला। जी। तो 8 नंबर में उसको क्वेश्चन बनते ही है और चांसेस गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पार्ट जो 7 है उसमें आपको करेंट और आपका जो राइटिंग स्किल है वो ज्यादा नंबर दिलाएगा, ना कि कंटेंट। जो पॉइंट जो बनाते हैं ना उसको आपने रोमन नंबर में नहीं लिखना है जी। या फिर आपको स्टार नहीं बनाने हैं। वो चेक करने वाला गिनते नहीं बैठे रहेगा कितने स्टार बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंटरव्यू सेगमेंट। सीजीपीएससी 2024 के मेंस में काफ़ी कम समय बचा है, ऐसे में आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स होंगे और इन्हीं डाउट्स को आज क्लियर करने के लिए हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं। जो हमारे साथ आज के गेस्ट हैं वो सीजीपीएससी वेल नोन पर्सन नीतीश वर्मा सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, सीजीपीएससी एस्पिरेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी सबसे बड़ा डाउट है उन लोगों के मन में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अच्छा, नहीं कट ऑफ का बोलना कुछ भी उचित रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे शुरुआत में लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है करके, लेकिन फिर धीरे धीरे देखे कि कुछ क्वेश्चन जो अगर आप 60+ क्वेश्चन में जाओगे अटेम्प्ट करने के लिए तो काफी सारे क्वेश्चन उतने भी इजी नहीं थे जितना लोग सोच रहे थे। कुछ क्वेश्चन के आंसर आयोग द्वारा भी गलत लिए गए हैं, जिसमें बच्चों ने आपत्ति भी जताई है। प्लस इस बार क्या है, वैकेंसी ज्यादा है पिछले बार की तुलना में। इस बार 242 वैकेंसी है, ठीक है। तो कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करें ज्यादा सही है, पूर्वानुमान सही नहीं रहता। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर जो प्रॉपर पीएससी का ही तैयारी जो कर रहे हैं कि आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, आप मेंस का तैयारी कीजिए। निकला तो आपको मेंस देना ही है, नहीं निकला तो अगले बार मेंस देना है। जी सर, अभी मेंस एग्जाम में काफी कम समय बचा है, तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए? मेंस एग्जाम में समय अभी मेरे को लगता है पर्याप्त है। अभी पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून के जहां तक मुझे मालूम है 2nd या 3rd वीक में एग्जाम है, तो जून भी लगभग 50% है ही। तो इतना समय मेंस एग्जाम के लिए काफी है, तो समय की कमी नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट अभी 2 टाइप के होंगे। एक स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, तो जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको तो केवल रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए इतना समय पर्याप्त है, तो वो रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज दिलाएं। जो बच्चे जैसे अभी तक तैयारी नहीं किए होंगे, केवल प्री का ही किए होंगे, तो मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मुझे लगता है 3 महीने का समय पर्याप्त है, तो सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। बस ये है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए समय थोड़ा कम मिलेगा, बट मैनेज करना पड़ेगा, यही पीएससी है। सर, बिगिनर्स के लिए जो अभी पहली बार मेंस दिला रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? एक्चुअल में जैसे मेंस देना है तो प्री का रिजल्ट जल्दी, आयोग ने अपने नोटिफिकेशन निकाला था कि रिजल्ट हम लोग इस बार जल्दी देंगे करके। रिजल्ट निकलने के बाद तो ये क्लियर हो ही जाएगा कि किसका प्री निकला है किसका नहीं निकला है करके। अब वही बच्चे अभी 2 टाइप के होंगे। एक तो जैसे जिनको पहली बार भी मेंस पढ़ रहे होंगे, अभी तक केवल प्री का पढ़े होंगे, अभी उनको मेंस बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस क्लासेस कर चुके हैं, मेंस की तैयारी कर चुके हैं। तो पहले मैं दूसरे टाइप के बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि जो पहली मेंस जो पढ़ चुके हैं उनके लिए उनको क्या करना है। सबसे पहले तो वो कहीं भी एक संस्था से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। अब काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि कहाँ से टेस्ट ज्वाइन करे, कहाँ का अच्छा रहता है। तो देखिए टेस्ट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है कि हमको किसी पर्टिकुलर जगह का ही दिलाना है। आप मार्केट में मतलब जिस कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रहा है आप जाके पता कर लीजिए कि उनका शेड्यूल कैसा है। पहले तो कि प्रॉपर वे में सारे सब्जेक्ट टाइम में खत्म हो रहे हैं कि नहीं, दूसरा वो लोग टाइम में चेक करके दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यही 2-3 पॉइंट होते हैं जिसको कंसीडर करना है। बाकी आप किसी भी कोचिंग का दिला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब चूंकि आप जैसे पहले से चीजें पढ़ चुकी है तो आपको रिवीजन करना है। तो जो शेड्यूल रहता है ना, जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रहता है, उसमें आपको ये देखना है कि उसमें जो गैप दिया है उस गैप में आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है जो गैप दे रहे हैं वो सफिशिएंट है, उसमें कंप्लीट हो जा रही है चीजें, तो आप उसी को अपना शेड्यूल बना के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि गैप बहुत कम है और वो जैसे 2-2 दिन 3-3 दिन का ही गैप है और उसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहे तो बीच बीच में कुछ टेस्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है,
ठीक है, पार्ट 7 के जो पेपर है उनको कंप्लीट करने के लिए 2 दिन 3 दिन बहुत रहते हैं। लेकिन जैसे दर्शन है, समाजशास्त्र है, इंडियन हिस्ट्री है, ये बड़े सब्जेक्ट हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर इसमें जैसे लगेगा कि वो लोग 2 दिन 3 दिन का जो गैप है उसमें पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसमें बीच के 1-2 टेस्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके देखो, जैसे जहां तक मैंने जितने भी कोचिंग का टेस्ट शेड्यूल देखा है, तो ऐसा टेस्ट शेड्यूल लोग बनाते हैं कि आपका लगभग 3 से 4 बार सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हो जाए, तो उतना राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सफिशिएंट रहता है। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए आते हैं जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं करके, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी वो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें। ठीक है, उनका पहला फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पहले वो लोग सिलेबस डाउनलोड कर ले, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कलेक्ट कर ले। वैसे मार्केट में बुक्स मिल जाती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले वो लोग सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान दें। ठीक है, मेंस में कौन सा सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड है। ठीक है, आपको उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो उसमें करेंट के भी टॉपिक आते हैं वो भी बिल्कुल जो मेंस से रिलेटेड है, मेंस में जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वही आते हैं, उसमें आपको करेंट भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 2-2.5 महीने पर्याप्त है। उसके बाद जब आप सिलेबस खत्म कर लेंगे, तब तक जहां भी टेस्ट सीरीज चल रही है उनका तीसरे और चौथे राउंड का टेस्ट सीरीज बिल्कुल लास्ट में होता है, तो आप आखिरी राउंड के जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। क्या है, अभी से टेस्ट दिलाते जाएंगे, बिना पढ़े दिलाएंगे तो टेस्ट भी खराब जाना है, प्लस टाइम भी वेस्ट होगा। जी, मतलब फर्स्ट टाइम और अभी टेस्ट दिलाना स्टार्ट नहीं करें? नहीं, अभी मत करें। अभी वो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो लोग पढ़ ले। जैसे काफी सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि मेंस में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो लिखोगे क्या? जी, पहले पढ़ तो लो। जी सर, स्टैंडर्ड बुक फॉर सीजीपीएससी मेंस एस्पिरेंट। ओके, देखिए मेंस के लिए बुक लिस्ट के लिए काफी सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं टेलीग्राम मैसेजेस में या कॉल में। तो मेंस के लिए बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अभी कि जो मेंस होता है उसमें कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल स्पेसिफाइड है, आपको केवल उतने ही टॉपिक पढ़ना है। तो इसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी बुक के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कोचिंग में जो मटेरियल्स रहते हैं, जो कोचिंग की जो मार्केट में बुक आती है, या फिर जो भी आप मेंस का क्लासेस कर रहे होंगे तो वहां पर जो नोट्स बनाए होंगे वो सफिशिएंट रहता है। इसके लिए जैसे आप बुक पूछे तो एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ट्यूटोरियल का जो प्रतियोगिता सारांश आता है, जी, जितने सब्जेक्ट का अवेलेबल है वो मार्केट से खरीद लीजिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, जो सब्जेक्ट का प्रतियोगिता सारांश उपलब्ध नहीं है, ठीक है, उनके लिए आप या तो ये कर सकते हैं कि उस संस्थान में आपके जो जान पहचान जो भी मित्र होंगे, ठीक है, उनसे नोट से लेके फोटो कॉपी करा ले, या फिर दूसरा चीज आप मुस्कान पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उन सब्जेक्ट के लिए जिनके लिए प्रतियोगिता सारांश अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल में है क्या ना, मेंस में ना आपको सीजीपीएससी में अगर आप जाएंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 और 15 इतने ही क्वेश्चन आना है। और अब 15 नंबर के भी जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आपका है 175 वर्ड। ज्यादा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन के लिए 1 पेज ही लिखना है। जी, ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ने के लिए इसमें जरूरत नहीं है। मेंस के लिए जैसे मार्केट में बहुत सारे कोचिंग की बुक अवेलेबल है, और मैं किसी भी बुक को खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है उतने ज्यादा की जरूरत नहीं है जितनी मोटी मोटी लोगों ने बुक छाप के रखी हुई है, तो थोड़ा सा उनसे बचने की जरूरत है। ठीक है, मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे काफी सारे अपने नोट्स डाले हुए हैं, अपने सिनॉप्सिस डाले हुए हैं, उनको भी प्रिंट करा के यूज कर सकते हैं। और मेंस को ना हमेशा ना सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे मैच करके पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं, उस टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कवर हो रहे हैं कि नहीं, और उस टॉपिक को करेंट से पीएससी कैसे रिलेट करता है वो उसी से आपको क्लियर होगा। पेपर वाइज स्ट्रेटजी, पेपर 1 से पेपर 7। ओके, ठीक है, तो पेपर 1 से चालू करते हैं। पेपर 1 लैंग्वेज का रहता है। अभी सीजीपीएससी में केवल 3 लैंग्वेज है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी 100 नंबर का आना है, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश 50-50 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, लैंग्वेज पहली बात यह है कि आप दिन भर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और ऐसा लगातार आपको लगेगा मैं 4 दिन 5 दिन भर पढ़ के खत्म करूंगा, तो वो नहीं होता है। तो आपको पहला तो लैंग्वेज के लिए ध्यान रखना है कि आज से लेके आपको जिस दिन एग्जाम है उस दिन तक डेली बेसिस में उसको आधा घंटा पढ़ना है, और बस आधा घंटा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिमाग में घुसता नहीं है। और एक ही दिन में एक ही लैंग्वेज पढ़े उतना सफिशियंट है, क्योंकि 3-4 महीने में डेली आधा घंटा भी पढ़ेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब उसमें एक चीज और ये ध्यान रखना है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। क्या होता है लैंग्वेज में ना, मात्राओं की गलती या फिर इंग्लिश है तो उसमें स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें नंबर कटते हैं। तो उसको ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ते जाना है, उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप पिछले पूर्व वर्षों के आरटीआई कॉपी भी दे सकते हैं कि उसमें किस तरह की जो चेकिंग हो रही है
उससे भी थोड़ा सा आइडिया मिलता है। जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन वो ऐसे पूछते हैं जो आपको ना बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक जी, है, वो हम नॉर्मली जो बोल चाल है या फिर अपने आसपास देखते सुनते उसमें यूज होता है। जी, उन चीजों का भी ध्यान रखना है। हिंदी में जो पत्र लेखन आते हैं, ठीक है, उसको ठीक से करना है। जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, इन सब के पीछे ना लोग ना भर भर के बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उतने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सी बुक आती है वासुदेव नंदन की। जी, आपका हिंदी का मेंस का ना मैक्सिमम टॉपिक उसमें से कवर हो जाता है। लोगों को लगता है पतला सा बुक है, इससे मेंस कहाँ कवर हो जाएगा करके। मेंस जी, का मेरे को लगता है 70% तो उस छोटी सी बुक से ही कवर हो जाता है। जो जी, बचा 30% पार्ट है उसके लिए आप हरदेव बहारी है और कुछ कोचिंग सी बुक है, उससे मिला जुला के वो चीजें हो जाती हैं। जी, ठीक है। इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश ना हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश तो खराब रहती है, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन खराब उनकी भी होती है। जी, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि आपका नंबर बहुत ही कम मत हो जाए। मतलब जी, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं जो मेरा इंग्लिश तो खराब है, मेरे को नहीं आता है, मैं हिंदी छत्तीसगढ़ी में ही स्कोर करूंगा करके ना इंग्लिश को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और उसी के चक्कर में सिलेक्शन अटक जाता है। मैं जहाँ तक एनालिसिस किया हूँ, आपकी इंग्लिश कितनी भी खराब हो, आपको इंग्लिश नहीं भी आती होगी ना, तो 25 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। जी, आपको कुछ नहीं करना है। आर्टिकल आता है ए इन द, जी, ऐसी बन जाने हैं। ठीक जी, है। प्रीसी राइटिंग आता है। ठीक है, आपको लिखने नहीं आता, पहला लाइन लिखो, दूसरा छोड़ो, तीसरा लिखो, चौथा छोड़ो। ऐसा करके आप कुछ भी लिख के आओगे ना, कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है। जी, पैसेज आप आराम से बना सकते हो। जी, कंजक्शन प्रीपोजिशन आराम से बनते हैं। तो जी, आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आपको टॉपिक सिलेक्ट करके पढ़ने हैं। ठीक है। उसमें आप आराम से 25 मार्क्स तो ऐसे ही कवर कर सकते हो। लैंग्वेज के लिए आप टारगेट बना के रखिए कि 120 के लगभग, थोड़ा बहुत 5-10 ऊपर नीचे होता है, चलता है, लेकिन 120 के आसपास रखिए। उससे अगर आप नीचे जाते हैं ना, तो बाकी लोगों से आप कंपटीशन में कम हो जाएंगे। जी, ठीक है। जी, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जाते हैं एसे राइटिंग में। जी, एसे राइटिंग में 4 ऐसे लिखना रहता है। 2 छत्तीसगढ़ के रहते हैं और 2 नेशनल लेवल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। जी, ठीक है। दोनों में आपको 4-4 ऐसे आएगा, जिसमें से आपको कोई भी 2 लिखना रहेगा। ठीक है। अब ऐसे का जैसे कुछ लोग रहते हैं कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, या फिर कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं करके। तो देखिए, ऐसे में ना आपको ना सरप्राइज नहीं मिलेगा। ऐसे में हमेशा जो साल भर में जो बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, जो बड़े बड़े इशू रहते हैं, जी, हमेशा उसी टॉपिक्स पे आते हैं। तो आपको ऐसा ऐसे में कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपको लगता है कि मैं बिल्कुल पहली बार देख रहा हूँ। जी, ठीक है। तो जो भी ऐसे आएगा, इतना तो है आपने पहले देखा है, सुना है। वो अलग बात है कि उस टॉपिक पर आप ऐसे तैयार किए हैं कि नहीं किए हैं, वो अलग चीज हो जाती है। जी, अब मैं ऐसे राइटिंग के कुछ बेसिक टिप्स अभी बता देता जी, हूँ। बिल्कुल। ठीक है। जैसे कि ऐसे कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ लोग रहते हैं उसको पॉइंट में लिखते हैं। जी, ठीक है। अब लोगों का एक इशू रहता है कि पैराग्राफ में लिखे कि पॉइंट में लिखे। दोनों में कोई इशू नहीं है। ठीक है। दोनों में ही अच्छे नंबर मिलते हैं। जी, ठीक है। जो पैराग्राफ में लिख रहे हैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आप पहला पैराग्राफ लिखें, जी, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखें। दोनों को कनेक्ट करने की ना एक टेक्निक होती है। जी, मतलब ऐसा मत हो कि पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल अलग हो, ऐसा नहीं रहता। दोनों को जो पैराग्राफ राइटिंग लिखने का ना भी एक स्किल रहता है। जी, आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको काफी सारे उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। फिर जी, उसके बाद जैसे मैं पॉइंट में लिखा हूँ, तो मैं पॉइंट में लिखने के जो तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ। जी, आप कोई भी ऐसे लिखे, पहले तो प्रस्तावना से चालू कीजिए। और उसमें एक चीज बताऊंगा, प्रस्तावना कुछ लोग प्रस्तावना बोलते हैं, कुछ लोग भूमिका बोलते हैं। जी, ठीक है। आप जो भी बोलो, लेकिन उसका हेडिंग नहीं रहता है। जी, आपको सीधा लिखना चालू करना है। ठीक जी, है। आप चाहे तो उसका शुरुआत किसी कविता से या किसी कोटेशन से कर सकते हैं, अगर आपको उसमें अच्छे हैं तो। लेकिन अगर आपको कविता या कोटेशन नहीं आता है तो उसके पीछे मत भागिए। कुछ लोग क्या होता है, कविता या कोटेशन लिखने के लिए 5 मिनट 10 मिनट सोचते उसी में रहते वेस्ट कर हैं। देते हैं। अगर जी, आपको नहीं है ना, आपको तो मत लिखिए। जैसे मेरे को ये सब नहीं आता है, मैं नहीं लिखता था, मैं सीधा लिखना चालू करता था। ठीक है। जी, एक बार आपका प्रस्तावना हो गया। अब देखिए, ऐसे ना 2 टाइप से आएंगे। या तो वो किसी योजनाओं से रिलेटेड होंगे, जी, या तो समस्याओं से रिलेटेड होंगे। मेनली यही 2 रहते हैं। कोई तीसरी महत्वपूर्ण चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर यही योजना या समस्या में रहेगा। अब जैसे कोई योजना है, ठीक है, प्रस्तावना हो गया, फिर उस योजना का एक उद्देश्य आएगा। जी, ठीक है। आप उद्देश्य करके हेडिंग डालिए, उसके अंदर 5-6 पॉइंट बनाइए। उस हर 5-6 पॉइंट को 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, ठीक है। वो उतना हुआ। उससे संभावित लाभ लिखिए। जी, ठीक है। सरकार उसके लिए क्या क्या प्रयास करिए, लिखिए। जी, योजना है तो जरूरी है कि चैलेंजेस आएंगे ही। जी, आप उन चैलेंजेस के बारे में लिखिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जी, तो शुरू चालू करते हैं, प्रस्तावना तो सेम रहेगा। जी, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, समस्या के कारण लिखना है। जी। कारण लिख लीजिए, उसके बाद अब समस्या तो जरूरी है, जाहिर है उससे कुछ ना कुछ हानियां होते रहेंगी। जी। अब उस हानियों को बताइए, ठीक है। समस्या है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रयास कर रही होगी, जी। अब उन प्रयास के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है उससे हो सकता है उसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ हो, मतलब सुधार हुआ हो, आप उन सुधार के बारे में बता सकते हैं। जी। जो कोई अदर स्टेट है या अदर कंट्री है जिसमें उससे रिलेटेड कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, जी। आप उसके बारे में लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। तो ये जो बेसिक बेसिक मैंने जो 6-7 हेडिंग बताई है ना, बस अब उन्हीं हेडिंग के अंदर 5-5 6-6 पॉइंट बनाना है और उसको 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। जी। अब इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे लोगों को लगता है ना बहुत लेट लगता है या हम लोग टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी एक टेक्निक होती है। देखिए, आप जो उद्देश्य बता रहे हैं, ठीक है, अब जो लाभ लिखेंगे उद्देश्य से कनेक्ट करके ही लिखिए कि भाई गवर्नमेंट जो उद्देश्य है लाभ भी तो उसी से रिलेटेड ही होंगे, जी। ठीक है। फिर जो लाभ होंगे चुनौतियां भी उसी से रिलेटेड होगी, ठीक है। और जो आप सुझाव दे रहे हैं उन्हीं चुनौतियों से रिलेटेड दीजिए। जी। तो आपके जो 5-6 जो बेसिक सेक्टर है या जो पॉइंट है ना, उसी को आप अपने सारे हेडिंग में यूज कर सकते हैं। जी। आपको अलग से चीजें सोचनी नहीं पड़ेगी, जी। ठीक है। ऐसे में समय का भी ध्यान रखना, जैसे 4 ऐसे लिखना है तो आपके पास एवरेज 45 मिनट रहता है। जी। पहला ऐसे क्या है, लिखना जिस समय चालू करते हैं स्पीड थोड़ी सी कम रहती है, तो हो सकता है 50 मिनट 55 मिनट ले ले, लेकिन आपको आगे अपना स्पीड बढ़ा के उसको कवर करना है। आपको चारों ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। कई लोग रहते हैं जो शुरू के 2 ऐसे 3 ऐसे बहुत सजा सजा के लिखते हैं, चौथा ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जी। तो वो चीजें नहीं करनी है, आपको चारों ऐसे कंप्लीट करना है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो एक चीज ये कर सकते हैं कि आप बीच बीच में फ्लो चार्ट बना दीजिए, जी। ठीक है। वो क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है, जी। तो आपको लिखना कम पड़ेगा, तो जी। ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। जी। पेपर अब 3 में आते हैं, ठीक है। पेपर 3 में तीन टॉपिक है। पहला इंडियन हिस्ट्री है, जी। ठीक है। दूसरा है पॉलिटी और लोक प्रशासन एक साथ है, और तीसरा में सिविल हिस्ट्री है। अब चालू करते हैं इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री में फिर से अगेन 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान ये रखना है कि आपको इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें आपको जितने टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है, मेंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है दिया, आपको उतना ही टॉपिक पढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि आप उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसको भी ध्यान रखिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ठीक है। ज्यादातर उसकी क्वेश्चन जो आते हैं या तो सभ्यता की विशेषता है, उसका पतन, या तो कोई लोकेशन बता देगा यहाँ से क्या क्या मिला है, जी। आपको उतना ही पढ़ना है, जी। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मौर्य काल में जाएंगे, अशोक वाले में, ठीक है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आप समुद्रगुप्त में जाएंगे तो समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स, जो जो टॉपिक्स है उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। आपको उसको एकदम बहुत ज्यादा ज्ञान भंडार करना टाइप का नहीं पढ़ना है। प्री और मेंस में यही अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे मध्यकालीन में जाएंगे, ठीक है। मध्यकालीन में जाएंगे तो जैसे बाजार व्यवस्था के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। शेर सूरी ने जो है जो रेवेन्यू में जो डेवलपमेंट किए थे, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अकबर के टाइम में उनकी जो धसाला पद्धति थी, धार्मिक नीति थी, उससे क्वेश्चन बनते हैं। अब शाहजहां में जाएंगे तो शाहजहां अपने स्थापत्य के लिए बहुत फेमस हुए थे। जी। जहांगीर अपने उनको पेंटिंग बहुत पसंद था, ठीक है। तो जो जितने भी सुल्तान हुए हैं, राजा हुए हैं, या जो उनकी काल रहा है, वो ना किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस रही है, ठीक है। और नॉर्मली क्वेश्चन उसी चीज से बनते हैं। वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर और जो भी लोग हुए वो कि कितने युद्ध जीते या कितने एरिया में उनका राज था, वो नहीं पूछते हैं। वो जिन चीजों के लिए फेमस है ना, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आपको उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब आधुनिक भारत में आएंगे। आधुनिक भारत की तो मैक्सिमम जो टाइमलाइन रहती है सभी को याद रहती है, जी। ठीक है, क्योंकि उसको हम इतना बार पढ़े हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को चीजें फिर से रिपीट होती ही रहती है, ठीक है। तो उसमें भी आपको वही देखनी है कि किन किन चीजों में आप कमजोर हैं, ठीक है। मेन मेन चीज जैसे बंग भंग आंदोलन हो गया, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये जो मेजर चीजें वो तो सभी को लोगों को पता ही रहती है। बट जैसे क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो किसान आंदोलन हुए हैं, जनजाति विद्रोह हुए हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उनको आपको देखना है। और यही सजेस्ट करूंगा, उसमें बहुत ज्यादा आप ज्ञान अर्जित करने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जितने टॉपिक्स दिए हैं और जितने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड करके पढ़िए, ठीक है। और
ठीक है, लिखने के जो तरीका रहता है उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर उसमें जो दूसरा पार्ट है पॉलिटी और लोक प्रशासन, ठीक है। अब पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठ जाना है, ठीक है। पॉलिटी का जो जो टॉपिक पढ़ना है वो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। आपको उतने टॉपिक कोई पढ़ने हैं और उसके लिए आप जैसे बताया टूटेजा का प्रतियोगिता सारांश यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा आपको अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें आपको नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या अनुच्छेद है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है या फिर राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है। तो थोड़ा सा ना विश्लेषण जैसे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पंचायती राज में जाएंगे तो आपको ये नहीं पूछेगा कि धारा 40 में क्या है या धारा 56 में क्या है करके, वो पूछेगा कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। तो आपको उस तरह से चीजों को हैंडल करना है। लोक प्रशासन में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि ना उसमें जो शब्द यूज होते हैं ना वो प्रशासनिक शब्द होते हैं, वो नॉर्मली आप बोलचाल में ना यूज करोगे ना सुनोगे, तो थोड़ा दिक्कत जाता है। तो लोक प्रशासन मैं सजेस्ट करूंगा जितना पढ़ सकते हो अपनी लिमिट में उतना पढ़ो, मुश्किल से 14 से 15 नंबर का ही आता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ाई भी करोगे तो 8-10 नंबर का वैसे ही बन जाता है। तो 4-5 नंबर के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में थोड़ा सा हम लोग ढेर होशियारी करते हैं कि मैं तो मतलब अभी मैं और ग्रंथ लिख दूंगा, मेरा इतना लेवल का नॉलेज है करके, तो उसी में लोगों को बहुत दिक्कत जाता है। मेरा मानना है देखो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री ऐसा है कि उसका सिलेबस कम है, ठीक है, तो उसको आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडियन हिस्ट्री में अगर आप 40 नंबर 45 नंबर अगर आप पाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में अगर 40-45 पाते हैं तो उसको मैं अच्छा नंबर नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें आपका स्कोप रहता है कि आप 50+ जा सकते हैं। तो आपको जिस सब्जेक्ट में जितना स्कोप है आप आकलन उसके हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो सीजी हिस्ट्री को भी अच्छे से ध्यान देके पढ़िए और उसमें जो आपका प्री वाला मटेरियल है उसका आप यूज कर सकते हैं सीजी हिस्ट्री में। बस वही है कि उसमें लिखने के तरीका जो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, वो यूज करना है, ठीक है। फिर पेपर 4 में जाते हैं। पेपर 4 में 3 पार्ट हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और उसके बाद अप्लाइड साइंस या फिर इन्वायरमेंट जो भी बोलना चाहें, ठीक है। साइंस में अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके लिए आपको जो 10th की बुक है, ठीक है, 10th की वो भी नहीं एनसीईआरटी नहीं, 10th सीजी बोर्ड, वो भी पुरानी बुक जो हमारे टाइम में चलती थी, अभी सिलेबस चेंज हो गया है। तो वो 10th की बुक आपको अगर कहीं से मिल जाता है तो देख लीजिए, नहीं मिलेगा तो आपको उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी गांधी चौक में, या फिर मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। 10th की बुक में कुछ टॉपिक्स नहीं थे जो 11-12 की बुक से पढ़ने की जरूरत थी, मैं अपने नोट्स में डाल दिया हूँ, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। साइंस में थोड़ा सा डायग्राम रहता है, ठीक है। अब डायग्राम का मतलब बहुत सुंदर कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं है कि आपको वैसा ड्राइंग बनाना है, बट एक बेसिक ड्राइंग जिसमें समझ आ जाए कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर कैसा कैसा रहता है, एक वो कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि अगर आपका ड्राइंग बनाने में स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा मत बनाइए, क्योंकि आप 2 नंबर के ड्राइंग के लिए 15 नंबर का क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हो तो समझदारी नहीं है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में जाएंगे तो जो मैथ्स का भी जो सिलेबस है वो 10th के बुक से ही है, तो जो जो टॉपिक है मैथ्स के उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसका भी मैं नोट्स डाला हूँ, या फिर आप 10th के बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी काफी जरूरत रहेगा। जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आप यूट्यूब से कर लीजिए, यूट्यूब में बहुत अच्छे लेक्चर उसके लिए अवेलेबल है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मार्केट में कोई सा भी बुक फॉलो कर सकते हैं। फिर पार्ट 3 में जाते हैं जो अप्लाइड साइंस है, उसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में डाला भी हूँ, और चाहे तो जो मुस्कान पब्लिकेशन की जो बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। इसमें जैसे एग्जाम वाले दिन के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि 3 पार्ट रहता है, तो ना अब जैसे कुछ लोग पहला पार्ट, जैसे मैं क्या करता पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट ऐसे जाता था। अब दिक्कत क्या होता है ना, मेंस में जब हम बनाना चालू करते हैं ना तो समय का ध्यान नहीं रहता है और जब तक मैथ्स खत्म होता है फिर अपने को लगता है अरे यार अब तो आधा घंटा बस बच गया और पूरा अप्लाइड साइंस बचा हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले साइंस बना लीजिए, फिर अप्लाइड साइंस बना लीजिए, और लास्ट में जो समय बचेगा उसमें आप आराम से बैठ के मैथ्स रीजनिंग जितना सॉल्व करना है करते रहिएगा। मैथ्स में 2 टॉपिक है, एक वर्क टाइम वाला और एक नदी नाव वाला, तो 8 नंबर में उसको क्वेश्चन बनते ही है और चांसेस गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसका बहुत अच्छे से ना प्रैक्टिस करके जाइए और बिल्कुल कूल माइंड से बनाइए। वो एग्जाम हॉल में पता नहीं दिमाग क्या होता है ना, वहां पर ना वो बनता ही नहीं है। अब जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकले याद आ जाता है तुरंत अरे ये तो ऐसे ही बनना था, तो वो ना वो चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद अगले पेपर में जाते हैं, पेपर 5 में, उसमें भी 3 पार्ट है,
भारत की अर्थव्यवस्था, फिर भारत का भूगोल, फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसमें भारत का अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था दोनों है। ठीक है, उसमें पहला तो जो इकोनॉमी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है, नेशनल इनकम से रिलेटेड हो गए, तो जो बेसिक बेसिक, फिर जो पीएसयू से रिलेटेड हो गए, तो सिलेबस में जो बेसिक जितने टॉपिक्स दिए उसको पढ़ लीजिए, पहली चीज। दूसरा चीज, उसमें ना करंट के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं इकोनॉमी में। जैसे गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना काफी ज्यादा न्यूज में था, मे भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, और भी जो योजनाएं रिलेटेड है, ठीक है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो उसमें करेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमी के पेपर में मैं सजेस्ट करूंगा करेंट ना काफी अच्छे से पढ़े। ठीक है, ज्योग्राफी में जाते हैं, पहले तो जितने टॉपिक्स है आपको उतना खत्म करना ही है। अब देखिए उसमें भी अब क्वेश्चन पूछने का वो ढंग देखिए, जैसे कि अब हिमालय ही ले लेते हैं। ठीक है, आपका प्री में क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि किसकी मतलब या तो सीक्वेंस बताइए कि कौन कौन पहाड़ कौन कौन से सीक्वेंस में है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसका लोकेशन कहाँ पर है। प्री का क्वेश्चन ऐसा बनता है, मेन से पूछेगा हिमालय का महत्व बताइए। ठीक है, तो आपको उस ढंग से पढ़ना है जिस ढंग से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, एक रहता है मैप बनाने का, आप मैप बनाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलते हैं, मतलब बाकी लोगों से आपको आधा नंबर 1 नंबर ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी इसमें भी वही कहूंगा कि अगर आप जल्दी जल्दी मैप नहीं बना पाते हैं तो मत बनाइए, क्योंकि आप आधा नंबर के मैप के लिए 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर उसके बाद जो पार्ट 3 है छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, सिलेबस आप जो प्री वाला पढ़े उससे कवर हो जाता है। ठीक है, बस उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस में ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ना भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका आंसर दीजिए करके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर क्या आते हैं। ठीक है, अगर आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखते नहीं पड़ रहा है ना, आपको जो लिखते बनते हैं वही लिख के आइए, उसको वही पूछना है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया है। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट जाते हैं जो पेपर 6 है, उसमें 3 टॉपिक है, दर्शन, समाजशास्त्र और लास्ट में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। जो दर्शन शास्त्र टॉपिक है वो थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट जाता है। वो कठिन इसलिए क्योंकि देखिए ज्यादातर जो लोग हैं साइंस ग्रुप वाले ही हैं। ठीक है, या तो इंजीनियरिंग की है, या तो बीएससी किए हैं, या फिर कॉमर्स वाले तो बीकॉम किए हैं। अगर आर्ट वाले भी है तो आर्ट में भी काफी सारे सेक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दर्शन बहुत कम लोग हैं जो अपने कॉलेज टाइम में दर्शन पढ़े होंगे। ठीक है, और वो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि वो पल्ले पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा दार्शनिक बनने की जरूरत नहीं है। अब जितना टॉपिक है उतने कोई अच्छे से पढ़िए। उस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन नहीं आता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अब जैसे अब जो भी मटेरियल यूज कीजिए, अगर कोई मटेरियल आप 2 नंबर के बराबर पढ़े हैं ना, वो एक्चुअल एग्जाम में भी 2 नंबर के लायक ही आएगा। जिस टॉपिक को आप अच्छे विस्तार से पढ़े हैं वो क्वेश्चन 8 से या फिर 15 नंबर उस टाइप से आएगा। मतलब आपको ये नहीं आएगा कि आप किसी चीज को 4 लाइन पढ़े और वो 175 शब्दों में आ गया, या फिर किसी को 1 पेज का पढ़ के रखे और वो 2 नंबर में आ गया तो उसको कंप्रेस कैसे करूं, ये वाली समस्या दर्शन में नहीं होती है। ये उसकी सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पेपर जाता है। समाजशास्त्र में थोड़ा सा इशू आ सकता है, अगेन उसमें भी जो शब्दावली है वो हम लोग कभी यूज किए रहते नहीं है। ठीक है, तो वो एक चीज है, बट उसमें भी जितने क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से ही आते हैं, तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है। फिर पार्ट 3 सामाजिक परिदृश्य, उसमें भी आप प्री वाले सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बस कुछ कुछ जो टॉपिक है ना जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, जैसे जनजाति की समस्याएं हो गए, पर संस्कृतिकरण हो गए। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कौन कौन से टॉपिक अलग है। दूसरा उसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कोई पर्टिकुलर जनजाति है, जैसे एक गौड़ जनजाति हो गया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए, जैसे गौड़ जनजाति के बारे में बताइए समझाइए, कोई भी क्वेश्चन आ गया। प्री में हम पढ़ते हैं, प्री का नोट्स क्या रहता है, 1 2 3 4 पॉइंट है और जस्ट उसके बारे में पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में लिखते जाते हैं। मेन में थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे आप हेडिंग बनाइए भौगोलिक संकेंद्रण, उसके अंदर लिखिए क्या कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं। उसके बाद हेडिंग बनाइए कि धार्मिक स्थिति, उनकी जो रिचुअल्स है उसको लिख सकते हैं। सामाजिक स्थिति, जो भी उनकी सामाजिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति, अपने कमाई के लिए या फिर अर्थव्यवस्था में जिस भी चीजें में वो डिपेंडेंट है, तो आपका ऐसे हेडिंग बना के उसको लिखना रहता है। ये चीजें उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर पेपर 7 में जाते हैं। पेपर 7 में एवरेज नंबर जब से वो पेपर हो रहा है तब से कम ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि सभी के कम ही नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छी चीज है, बट उसमें मुझे लगता है 90+ स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, उसमें पार्ट वाइज आते हैं। पहला पार्ट में है जो कानून है उससे रिलेटेड, और
कुछ योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर महिलाओं से रिलेटेड जो योजनाएं हैं। पार्ट 1 में बहुत सारे बच्चे हैं जो ना धारा के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। आपको धारा याद नहीं करना है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद याद नहीं हो रहा है, इतने सारे कानून की इतने सारे धाराएं आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अभी के लिए रट्टा मार भी लोगे, एग्जाम के दिन भूल जाओगे, ठीक है। तो उससे धारा से बचो, ठीक है। जो प्रावधान है वो याद कर, उसको बस याद रखो। अगर क्वेश्चन आया प्रावधान लिखे तो आप सीधा सीधा प्रावधान लिख लीजिए। अगर वो पर्टिकुलर पूछते हैं कि धारा 5 को बताइए, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो उतना मत पढ़ो। काफी सारे जो रहते हैं ना, वो लोग भू राजस्व संहिता लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। भैया भू राजस्व संहिता ना तहसीलदार और एसडीएम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेक्शन के बाद। हाँ, वो भी सिलेक्शन और निमोरा में ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। वो एस्पिरेंट के बस की बात नहीं है, तो उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल योजनाएं ही पढ़ेंगे ना तो भी ना, जो पार्ट 1 है उसमें लगभग 25-30 नंबर तो योजनाओं में ही कवर हो जाता है। उसके बाद जरूरी नहीं आपसे धारा पूछे, वो प्रावधान भी पूछेगा तो आप प्रावधान लिख के आइए, ठीक है। पार्ट 2 में जाते हैं। पार्ट 2 में करंट का बहुत ज्यादा रोल है जी। स्पोर्ट्स प्लस जो इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है। तो जो भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट है, ठीक है, जो जिस भी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल में जो इवेंट हो रहा है, जैसे रूस यूक्रेन वार काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले साल, ठीक है। तो उस तरह की जो चीजें है उसको ना थोड़ा सा फॉलो करते रहिए। पार्ट 3 में एजुकेशन है, तो उसमें ज्यादातर चीजें जो सिलेबस में दिया उन्हीं टॉपिक से आता है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो क्या बोलते हैं, करेंट से भी आते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, 8वां नन स्कूल हो गया है, ठीक है। इस तरह के जो करेंट में जो चीजें है ना, उसको भी आप लिखिए। पार्ट जो 7 है उसमें आपको करेंट और आपका जो राइटिंग स्किल है वो ज्यादा नंबर दिलाएगा, ना कि कंटेंट। लोग ना कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। मैं जो कंटेंट पढ़ा हूं, आप भरोसा नहीं करोगे, तीनों पार्ट को मिला दे भी देंगे ना तो 40-45 पेज से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन उसमें मेरे को 110 नंबर मिले थे, ठीक है। तो कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करेंट से नॉलेज अच्छा होना चाहिए और आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे आप पेपर 7 को ज्यादा बेहतर डील कर पाएंगे। सीजीपीएससी में मेंस राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, देखिए सीजीपीएससी में जो राइटिंग स्किल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा। पहली चीज तो एक है कि लैंग्वेज से रिलेटेड लोगों को वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है, हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में लिखे, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप उसी लैंग्वेज में लिखिए जिसमें आप ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सब मैं हिंदी में लिखा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वो लोग इंग्लिश में भी लिखे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिए आप कौन से लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद अब राइटिंग स्किल में आते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखने की आपकी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर जो चीजें हैं आप पॉइंट में लिखें, ठीक है। पैराग्राफ में लिखने से बचे, पॉइंट में ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ, जैसे 2 नंबर हो गया, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर के जो क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको 2 पॉइंट लिखना है। जैसे अगर वो पूछा बस्तर क्षेत्र की 4 नदियों के नाम बताइए, तो आप 1 2 3 4 नदी के नाम लिखिए और खत्म कीजिए, आपको उसे भर के नहीं लिखना है, ठीक है। अगर किसी पेपर में जैसे समाजशास्त्र हो गया, साइंस हो गया, 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी डेफिनेशन भी पूछते हैं, तो जो उसका डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन और डेफिनेशन लिखिए। अगर उससे रिलेटेड कोई उदाहरण है तो उदाहरण लिखिए। अब आपका डेफिनेशन 2 लाइन में भी आ सकता है, 1 लाइन में भी आ सकता है, या फिर 4 लाइन भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन 2 लाइन में आ गया तो आप जबरदस्ती 4 लाइन तक कुछ भी लिख रहे हैं, वो चीज नहीं करना है, क्योंकि आपको आगे बड़े क्वेश्चन भी हैंडल करने हैं, ठीक है। इस 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आप 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके पॉइंट बना लीजिए और उसके बाद उसमें लिखते जाइए, ठीक है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, उसमें ना लाइंस काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। उसमें आप पहले तो आप चाहे तो 2 लाइन 3 लाइन का कुछ इंट्रो टाइप का दे सकते हैं, अगर देना चाहे तो। अगर नहीं देना चाहे तो आप डायरेक्ट इसके अंदर निम्नलिखित जो चीजें हैं ऐसा करके आप पॉइंट बनाइए, ठीक है। अब जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 8 पॉइंट बनाइए हैं। जैसे क्या होता है, कई लोग ना जैसे 6 पॉइंट बना लिए, वो चेक करने वाला 6 पॉइंट में 6 नंबर देके आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरा सजेशन है 8 या उससे प्लस पॉइंट बनाइए, तो आपके पास 6.5 या 7 नंबर में जाने को उससे एक स्कोप बन जाता है। दूसरा, उसमें ना आपने हेडिंग बनाई है, जैसे आप 8 पॉइंट 9 पॉइंट 7 पॉइंट 6 पॉइंट जितने भी आप पॉइंट आपको बनाते बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप हेडिंग बनाइए और उस हेडिंग के अंदर डेस करके लिखिए, ठीक है। जैसे कोई हेडिंग बनाया, उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिए, फिर हेडिंग बनाया, फिर 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि उसमें लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन में 14 15 वो डिपेंड करता है। क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पहले पेज में है, अगला पेज पूरा मिल जाता है, और क्वेश्चन अगला पेज है तो भी वो
उस पेज के लास्ट तक ही मिलता है, जी। तो लाइन कोई फिक्स नहीं है 8 नंबर में, जी। ठीक है, वो वेरी करते रहता है। अब देखिए जैसे जो 10 नंबर और 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, वो क्या होता है, जिस भी पार्ट है अपने पार्ट के सबसे बड़े क्वेश्चन है, उसमें लाइन भी काफी ज्यादा मिलती है। आपको पहला चीज ये करना है, जैसे 15 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके 10 से ज्यादा पॉइंट हो, उसमें थोड़ा सा इंट्रो हो, थोड़ा सा कंक्लूजन हो, जी। और जैसे क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे कोई वायु प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अब उसमें सारे सेक्टर कवर कीजिए, जैसे उसे कारण क्या है, आप 4-5 पॉइंट कारण लिख दीजिए, ठीक है, उसको दूर करने के अपने उपाय लिख दीजिए, जी। ठीक है, उससे क्या क्या समस्याएं होती है उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख दीजिए। तो आप उसको क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन कोई भी हो, आपको सारे पहलुओं को आपको कवर करना है, ठीक है, जी। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अब ये तो मैं बता दिया कौन कौन से नंबर में कैसे पॉइंट बनाना है। अब दूसरे जो ध्यान देने वाली चीज है कि जैसे आप पहला पॉइंट लिखिए, अब जैसे पहला कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, एक पॉइंट लिखिए, पहला पूरा लाइन कंप्लीट हो गया, दूसरा लाइन में हो सकता है दूसरा लाइन के जाके आधा में रुक गया, या फिर तीसरा लाइन के जाके आधा में रुक गया। बच्चे क्या करते हैं ना, आधा में रुका वहीं फिर दूसरा पॉइंट करके वहीं से चालू हो जाते हैं। अगर आप वैसे लिख रहे हैं तो पॉइंट में लिखने का मतलब क्या हो, उससे अच्छा तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जी। वो चीज नहीं करनी है, जी। ठीक है। आपका पॉइंट कहीं पर भी खत्म हो, आपका शुरू में खत्म हो, आखिरी में खत्म हो, बीच में खत्म हो, आपका जो दूसरा पॉइंट है बिल्कुल स्टार्ट से ही चालू होगा। तो आपके जो 1 2 3 4 5 है वो बिल्कुल एक लाइन से आएंगे, जी। ठीक है। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस ऐसी करना है कि आपका लाइन बीच में या शुरुआत में खत्म मत हो, जो शब्द है आप जी। कोशिश कीजिए कि आप सेंटेंस ऐसे बनाए कि वो लास्ट तक खींच जाए, ठीक जी। है, ताकि सारे पॉइंट सीक्वेंस में जाए। दूसरा चीज रहता है, जो पॉइंट जो बनाते हैं ना, उसको आपने रोमन नंबर में नहीं लिखना है, जी। या फिर आपको स्टार नहीं बनाने हैं। जी। वो चेक करने वाला गिनते नहीं बैठे रहेगा कितने स्टार बनाए हैं या रोमन नंबर में इसका क्या मतलब हो रहा है। जी। वो 1 2 3 4 जो रहता है ना, उसी को समझेगा। आप 1 2 3 4 लिखे ताकि आखिरी नंबर में 10 लिखा है तो समझ जाए कि हाँ 10 पॉइंट इसने लिखे हैं, जी। ठीक है। आपको चेक करने वाले से मेहनत नहीं करवानी है, जी। इन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरा फिर आते हैं राइटिंग में। राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा ना हो तो भी चलेगा, बस इतना है कि समझ आना चाहिए। अब उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी कुछ भी एक पेज लिखिए, अपने आसपास से किसी भी 4-5 लोगों से पढ़वा लीजिए। जी। अगर वो लोग उसको सहजता से पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपकी राइटिंग अच्छी है, जी। क्योंकि आप वहां पर चेक करने वाले को नहीं जानते कौन चेक कर रहा है, ठीक है। तो आप बस आप रैंडम 4-5 लोगों से चेक करवा लीजिए कि हाँ सब कोई पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपकी राइटिंग ठीक है करके, ठीक है। फिर जो अगला चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो की पॉइंट रहते हैं, जी। ठीक है, वो सारे की पॉइंट को आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। जितने भी आंसर रहते हैं, हर आंसर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जैसे कि कोई जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन है, ठीक है, जी। वो आंदोलन का डेट हो गया, ठीक है, उसके जो मेन लीडर हो गए, उसके जो लोकेशन हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। उस पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने से क्या होगा ना, वो चेक करने वाला का ध्यान डायरेक्ट वहीं पर जाएगा, जी। उसको चेक करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जी। ठीक है। तो ये चीजें का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप काट छाट से बचे, ठीक है। फिर कुछ लोग जैसे दिमाग लगाते हैं कि ना पहले 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 8 नंबर वाले, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले 8 नंबर या 15 वाला नंबर लिख लेते हैं, फिर 2 नंबर वाले लिखेंगे। इससे क्या होता है ना, मिसमैनेजमेंट बहुत होता है। अब देखिए जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री लिख रहे हैं, जी। आप उसके 8 नंबर और 15 नंबर वाले क्वेश्चन पहले लिख लिए, जी। अब आपके दिमाग में इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। जी। अब आप छत्तीसगढ़ के 8 और 15 नंबर में जाएंगे, आपका दिमाग आपको फिर तुरंत चेंज करना पड़ेगा। जी। उसके बाद आप इंडियन हिस्ट्री के फिर से 2 नंबर वाले में आएंगे, तो आपका दिमाग फिर स्विच करना पड़ेगा, जी। तो समय बहुत बर्बाद होता है। जी। तो आप एक पार्ट को पूरा खत्म कर लीजिए, फिर दूसरे पार्ट में जाइए, फिर तीसरे पार्ट में जाइए। जी। इससे होगा क्या, आपको टाइम का आइडिया भी होगा कि चलो पहला पार्ट खत्म करने में आप 1 घंटा 10 मिनट ले लिए, दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने में 45 मिनट 50 मिनट ले लिए, फिर जो भी टाइम बचा वो तीसरे पार्ट का हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक चीजें यही है, ठीक है। बाकी जो और चीजें रहेंगी मैं आगे बताऊंगा। जी। एससीजीपीएससी मेंस में एक करंट अफेयर्स, इसका रोल काफी महत्वपूर्ण रहता है। देखिए करंट तो पीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में इंपॉर्टेंट होता है, बट तीनों में पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, जी। ठीक है। जैसे आप मेंस में जाएंगे करंट ना, तो करंट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है। जी। जैसे कि अब इकोनॉमी में जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में अगर करंट पूछेगा तो कैसे पूछेगा, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो हो गई, ठीक है। तो अब आपको उसको कैसे पढ़ना है कि उसके उद्देश्य क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, इस ढंग से पढ़ना है। या फिर गवर्नमेंट का उद्देश्य जो है, या फिर जिन चीजों के लिए वो चल रही है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे जनजाति के लिए चल रहा है, शेड्यूल कास्ट के लिए चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। आपको ये नहीं पूछेगा, मतलब चांसेस बहुत कम है कि
किस दिन चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्री में बनते हैं। ठीक है, आपको मेंस में उस तरह से पढ़ना है जिस ढंग से उसके क्वेश्चन बनते हैं, करने क्वेश्चन, क्योंकि एसए में भी बन सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, आप पेपर 7 में जाएंगे, पेपर 7 के पार्ट 1 में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो करेंट के हैं। पार्ट 2 में जाएंगे तो स्पोर्ट्स के जितने भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं वो सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। ठीक है, जो फेमस जो खेल है ना, मतलब जैसे क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट का क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आएगा तो ज्यादातर लोग बना ही लेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा गेम आ गया जैसे पोलो आ गया, वो तो हर कोई नहीं बना पाएगा, तो उसके बारे में मत पढ़ो ना, अगर आएगा भी तो सबसे छूट नहीं है, तो उतने चीज को पढ़ो स्पोर्ट्स में जो बाकी लोग बना सकते हैं, आपको बाकी उस पीछे नहीं रहना है बस। ठीक है, इंटरनेशनल इशू में देख लीजिए कि जो भी मेजर जो चीजें हैं न्यूज में रही है, बस आप उतनों को ध्यान रखिए, क्योंकि अगर उससे बाहर की कोई चीजें आती है ना तो बाकी लोगों से भी नहीं बनना है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 3 हो गया, आप एजुकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे एक बताता हूँ करेंट के क्वेश्चन बनते कैसे, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना ही ले लेते हैं जो चल रहा था। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन बनेंगे ही, ठीक है, लेकिन जैसे अब देखो, जैसे जन धन योजनाएं थे वो किसके लिए थी, पीवीटीजी के लिए थी। ठीक है, इंडिया में कितने, मतलब इंडिया में कितने पीवीटीजी है, छत्तीसगढ़ में कितने पीवीटीजी है, पीवीटीजी कैसे घोषित होते हैं, छत्तीसगढ़ में उनके लिए क्या क्या अभिकरण बने हुए हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या स्कीम है, उनके क्या कल्चर है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी किसमें डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन के स्कोप खुल जाते हैं। ठीक है, आपको उन सारी चीजों को ध्यान रखना है, आपको बस ये नहीं पढ़ना कि हाँ इस डेट में कुछ तो योजना लॉन्च हुई थी किसी चीज के लिए, वो प्री के चीजें हैं। आपको मेंस में आना है तो थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि मेंस में उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस एग्जाम में कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां रहती है जो एस्पिरेंट को पता नहीं रहता और वो गलती करते हैं जिस वजह से उनका नंबर कम आता है। तो सर देखिए, मतलब बहुत ही एकदम बेसिक मिस्टेक है जो मतलब बहुत आपको ऐसे किसी से देखने और सुनने के नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला चीज तो ये है कि जैसे आपको तबियत का बहुत ध्यान रखना है एग्जाम के समय, तबियत खराब हुआ तो आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे, स्पेशली जैसे हाथ है, तो ऐसी कोई हरकत उछल कूद मत करिए जिससे आपको हाथ में चोट लगने की संभावना हो, नहीं तो आपके पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज तो वो हो गया। दूसरा क्या होना है ना, पैनिक नहीं होना है एग्जाम टाइम में। जैसे आप कई लोग रहते हैं ना, क्वेश्चन पेपर जैसे थोड़ा सजीव टाइप का आ गया या फिर और कोई भी कारण हो सकता है कोई पेपर खराब गया हो, तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आपको जो भी सोचना है, दिमाग लगाना है, वो ना 4 दिन बाद करना है एग्जाम के, आपको केवल 4 दिन रिविजन करना है और लिखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 2 दिन आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ना जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं आपको बना लेना चाहिए, अगर नहीं बनाया है तो किसी से ले लीजिए, जैसा भी कीजिए, क्योंकि आप जो 4 दिन जो रहते हैं ना उसमें आप जो मेन नोट्स हैं या फिर बुक है उससे आप नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम नहीं रहता है। आप 20 मिनट में कैसे किसी सब्जेक्ट को कैसे खत्म कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स जरूरी है। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है ना, कोई भी नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पुराने चीज का रिवीजन कीजिए, करेंट पढ़िए, उतना काफी है। कोई नया चीज ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, उतना समय नहीं रहता है, पुराने चीजों को नहीं समेट पाएंगे, नया चीज क्या करेंगे। ठीक है, फिर जितने भी दिन जो रहते हैं आपका, जैसे अभी से मेरा सजेशन तो रहेगा आप बिल्कुल अभी से लेके आपका एग्जाम जो डे रहता है उसका ना बिल्कुल ना प्लानिंग बना के पढ़िए। जब अगर आप पहले से प्लान किए रहते हैं ना तो आपके पास एक टारगेट रहता है। ठीक है, कि हाँ मेरे पास इतना दिन का समय है, ये चीजों को खत्म करना है। फिर अगर टारगेट में जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप 2 दिन का टारगेट रखें, अगर 2 दिन में आपका वो खत्म नहीं हो पाता है तो फिर एक चीजें रहती है ना कि हाँ मेरे को स्पीड मेरी कम है, उसको मेरे को बढ़ाने की जरूरत है, या फिर मेरे को पर डे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। उसके लिए आपको ना बिल्कुल ना प्लान बना के पढ़ना की जरूरत रहेगा। फिर जैसे जो एग्जाम वाले जो दिन रहेंगे, जैसे हर एग्जाम में जैसे 4 दिन तक एग्जाम है, बीच में 2-2 घंटे का गैप रहता है, तो कई लोग क्या करते हैं 2 घंटे में ना घर आते हैं खाना खाने के लिए। वो चीज नहीं करना है, क्योंकि आपका आने जाने खाने में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप टिफिन लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आप लोकल है यहाँ के या फिर आपके जान पहचान वाले दोस्त जो भी रहते हैं, अगर किसी के पास भी स्कूटी है तो आप स्कूटी का यूज कीजिए। उससे होता क्या है कि आपके जो भी सामान है, आपके बुक है, कॉफी है, टिफिन है, आप सारी चीजों को अपनी स्कूटी में रख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या होता है, एग्जाम हॉल में एक कमरा रहता है जहाँ पर आपको सामान रखना रहता है। ठीक है, अब वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि आपको आधा घंटा वहां पर जमा करने में और आधा घंटा आपको कलेक्ट करने में लग जाएगा, तो आपका 1 घंटा टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। वो चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है,
जो पेन जो यूज करते हैं, जो भी पेन आप एग्जाम हॉल में यूज करने वाले हैं, उस पेन को ना आप पहले से कम एक एक टेस्ट सीरीज में यूज करके रखें। बिल्कुल नया पेन वहां पर यूज नहीं करना है, वो दिक्कत जाता है। और सबसे लास्ट में जो भी एग्जाम होगा सरकारी स्कूल में होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है टेबल कुर्सी में दिक्कतें हो, तो आप पहले एग्जाम के पहले वाले दिन जाके प्रॉपर चेक कर ले कि आपकी टेबल कुर्सी सही हालत में है कि नहीं। ठीक है, वो मतलब कभी कभी क्या होता है हिलते रहता है, किसी भी एक साइड से अनबैलेंस रहता है। ठीक है, लाइटिंग ठीक है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा पहले जाकर चेक कर लिए रहेंगे ना, तो आप किसी को वहां पर बोल के उसको ठीक करवा सकते हैं। अब बिल्कुल एग्जाम हो चालू होने के बाद उसको अगर ठीक करवाने बोलोगे, अब वो ठीक करने वाला भी आपका 15-20 मिनट वहां पर बर्बाद करेगा, आजू बाजू वालों को डिस्टर्बेंस होगा, वो अलग है। तो ये बस बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जिसको ध्यान रखना है जी। और बाकी बहुत अच्छे से पढ़िए, निश्चित रूप से आपका मेंस क्लियर होगा। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस मेंस पे आपने चर्चा करी, और मुझे लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे एस्पिरेंट के मन में काफी क्लियर हुआ होगा इससे। और ऑल द बेस्ट फॉर CGPSC 2024। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जी, थैंक यू सर।